गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज मैं वीडियो टाइप से बिल्कुल फ्रेश सेशन से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक नया टॉपिक उठाएंगे और कुछ जो बच्चे ये कहते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, आज वो खुद देख पाएंगे कि फिजिक्स कितनी मुश्किल बनती है, कितनी आसान बनती है। एक चीज आप लोगों से बोल रहा हूँ बेटा, आज के टॉपिक के लिए ना मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज की डिमांड करता हूं, ना आपने पीछे क्या पढ़ा, 12th में क्या नहीं पढ़ा, डजंट मैटर। इस टॉपिक से क्वेश्चन 99% चांसेस रहते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं गॉस थ्योरम आप कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं और क्या लेवल हो सकता है आपका समझने का। और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप उस कंसेप्ट को ट्राई करोगे, फिर देखना आप किस तरीके से कर पाते हो। तो एक ही बात बोलूंगा बेटा, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। फिजिक्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द लविंग सब्जेक्ट। इतना आसान, नेचर की ब्यूटी पढ़ रहे हैं, नेचर के रिगार्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल कैसे हो सकता है। तो माइंड से निकाल दो ये चीज मुश्किल है। आज देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आप गॉस लॉ कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सॉरी गॉस थ्योरम से पहले मैं कुछ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। कोशिश करेंगे यहाँ थोड़ी लंबी क्लास चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट किया जाए। अगर बचता तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहली बात मैं स्टार्ट करूं, एरिया वेक्टर। क्या स्टार्ट करूंगा बेटा? एरिया वेक्टर। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब तक एरिया नॉर्मली क्या है, स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है। पर कुछ सिचुएशन में हम अगर एरिया को वेक्टर मान लेते हैं, तो कुछ सिचुएशन में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, वो इजी बन जाती है। तो उसके लिए हम एरिया को वेक्टर भी ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर है? स्पष्ट। एरिया इज नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी। हर बात आपको बताएंगे बेटा। हाउएवर इन सम सिचुएशन एरिया कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर। क्लियर है? तो जब अब हम बात करते हैं एरिया को दिखाने के लिए जिस वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? एरिया वेक्टर। अब एक सिंपल सी चीज की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कैसे है, मेरे पास ये डस्टर है और आपको इसको ऊपर का एरिया दिख रहा होगा, यस और नो। तो ये एरिया बन गया, या ये सरफेस भी बोल सकते हैं। एरिया वेक्टर या सरफेस वेक्टर एक ही चीज है। अब मैं एक बात करता हूं, एरिया वेक्टर आप लोग क्या, एरिया वेक्टर आपको कुछ नहीं, एक सिंपली वेक्टर लेना है जो इस सरफेस के या इस एरिया के परपेंडिकुलर। क्या लेना है? एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अब कहो सर परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक इसके प्लेन के अंदर की तरफ। फर्स्ट कहा बाहर की तरफ, दूसरा प्लेन के अंदर की तरफ। तो उन दोनों में से आपको कौन सा कंसीडर करना है? जो बाहर की तरफ। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर ऑफ डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन आउटवर्ड। नॉर्मल आप लोगों को पता है वेक्टर, तो कोई बच्चा इससे गलती नहीं करेगा कि सर डायरेक्शन ही तो दिखानी, मैं इससे ले लूं। नहीं, थीटा एंगल में जस्ट 90 डिग्री। तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन एन एरिया, ऐसे लिखें, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन ऑन एन एरिया is called area vector।
चीज आपको समझ आ गई होगी। जैसे ये मेरे पास एक एरिया है डेल्टा एस, स्मॉल एरिया है, डीएस से भी दिखा सकते हो, डीएस से लिख लेता हूं। लेट डीएस इज ए स्मॉल एरिया, या डी ए भी लिख सकते हो बेटा, किसी बुक में एस फॉर सरफेस के लिए यूज हुआ है और ए फॉर एरिया, दोनों में से कोई चीज है वही टू डायमेंशन को दिखाते हैं, तो इसको सरफेस वेक्टर भी बोल सकते हैं, सरफेस वेक्टर। तो क्या बताया था, इसका एक आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, क्लियर है। अब ये एक वेक्टर है तो इस पे क्या लगा देंगे हम, एरो लगा देंगे, देन इट्स एरिया वेक्टर shown by, वेक्टर को ऊपर एरो लगा के दिखाते हैं। अब फर्दर एक वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन को हम सिंपली एन कैप से भी दिखा सकते हैं, तो एन कैप, वेयर डीएस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड एन कैप क्या बन जाता है बेटा, एन कैप हमारा बनेगा एक यूनिट वेक्टर, छोटू सा जो वेक्टर पढ़ते थे, यूनिट वेक्टर ड्रॉन इन द डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन में, डीएस में। हमने पढ़ा था ना 11th क्लास में, देखो ध्यान हो तो, अगर आपकी बुद्धि के अंदर कहीं में कोई टॉपिक पढ़ा हो, तो अगर एक ए बड़ा सा वेक्टर लिया टोटल, तो उसका यूनिट वेक्टर ऐसे एक छोटा सा हिस्सा होता था, छोटू सा, जिसको हम ए कैप से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डी एस कैप भी लिख सकते हो, बट एन कैप छोटा रहेगा, एन कैप बेटर, क्लियर है। तो ये था बेटा हमारा एरिया वेक्टर का संपूर्ण ज्ञान। कैसा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो अब एरिया वेक्टर आपको तंग नहीं करेगा। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई बार पढ़ा होगा, बड़ा परेशान करेगा, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, पता नहीं हमारा फ्लक्स बना के इसने रोड पे लगा दिया, फ्लक्स ने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सिंपल सी चीज है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास एक बुक रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये बुक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इस तरफ आ रही है। तो जब मैं इस बुक को ऐसे होल्ड करूंगा तो कुछ लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, यस और नो आंसर होगा, बिल्कुल यस सर जी, बिल्कुल पास होंगी। तो इस एरिया के अंदर से कितनी लाइन पास हुई, उनके नंबर को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो कितना सिंपल टॉपिक था। अब मेरे पास ये एरिया है, इसमें उससे कम होंगी या ज्यादा होंगी, तो मैं बोल रहा हूँ सर इसका एरिया छोटा है तो इसमें से फील्ड लाइन कम पास होंगी, यस और नो, तो इसकी फ्लक्स क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शेर वाली लाइन नहीं है बेटा, पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन आसान हो जाती है, क्लियर है। इसका सिंबल, जो इसका फेस चित्र है,
इसको फाई से दिखाते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ई लिख देते हैं। मैग्नेटिक जब पढ़ेंगे आगे जाके तो वहां पे बी लिखेंगे मैग्नेटिक का। फॉर्मूला फॉर्मूला ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और वो एरिया E डॉट डी एस और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन। देखो कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास ये एरिया है टोटल एरिया एस, इसमें से फील्ड लाइन पास हो रही है। अब अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम इसका एक जनरल केस पढ़ते हैं कि आप इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में मान लो। कैसे मान लेते हैं? ऐसे, या ये काम करते हैं, एक सेकंड रुको, सॉरी, इस एरिया को छोटे 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 टुकड़ों में मान लिया। कैसे टुकड़ों में मान लिया? छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये टोटल एरिया सरफेस एरिया है, तो ये लिख लो एस मान लो। तो इस छोटे से टुकड़े का एरिया कितना है? डेल्टा एस या डी एस, जो बोलना चाहो तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी। चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं वो करूं, चाहे मैं सो जाऊं, चाहे मैं ना पढ़ाऊं, मेरी मर्जी। पर चलो पढ़ो आप लोग। तो इसके अंदर से जो पास हो रही है उसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, क्लियर है? तो ये हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर स्मॉल एरिया डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, स्मॉल होगी E डॉट डी एस, क्लियर है? वही लेना चाहो ये ले लो, बाकी आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल एरिया, पूरे एरिया में कितनी होगी? इज। तो बेटा आपको पता है जब हमें छोटी सी चीज पता होती है और टोटल निकालनी होती है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो और ये एरिया क्लोज होना चाहिए, एरिया तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज होगा, बाउंड्री फिक्स हो गया, अदरवाइज एरिया बनेगा ही नहीं। तो E डॉट डी एस, और E डॉट डी एस आप लोगों ने पढ़ रखा है। ए हर चीज का रीजन बताएंगे। ए डॉट भी होता है ए बी कोस थीटा, 11th क्लास कंसेप्ट। 11th में तो हमें क्या बात करते हो सर जी, सारी फिजिक्स आती थी और नंबर आई क्यों तीनों जैसे। तो हो गया बेटा। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करने का फॉर्मूला है, चीजें कैसे सोल्व करोगे। तो ये हमारा निकालने का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो हमने ये महाभारत स्टार्ट की है, अब उसका कुरुक्षेत्र आ गया है, कर्म भूमि हमारी आ गई है। हमने महाभारत कौन सी स्टार्ट की थी? बोस थ्योरम की।
तो अब आ जाओ बेटा वापिस। अब हम अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध की स्टार्टिंग हो गई है। वैसे आज भी शायद कल स्टार्ट हो गया है, मैं भी, आप लोग देखते हैं पता नहीं, मैं देखता हूँ। महाभारत 7 बजे आने वाली है, कल शाम को शायद स्टार्ट हो गया था। वो अर्जुन का जो ज्ञान था गीता का वो उपदेश खत्म हो गए। 2 एपिसोड तो काम इतना ज्यादा ज्ञान मिला कि बस मत पूछो। छोड़ो। तो आज हम भी आपको 1-2 एपिसोड का ज्ञान दे देते हैं। पर हमारी जो युद्ध भूमि है वो फिजिक्स है, और आज हमारे सामने जो टॉपिक खड़ा है वो गोस्ट थ्योरम है। तो गोस्ट थ्योरम की बात करते हैं। वेरी वेरी सिंपल। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सरफेस है और उसने किसी चार्ज को घेर रखा है, तो उसके अंदर घिरे हुए चार्ज को हम क्या बोल लेंगे? इनक्लोज का मतलब उसने बंद कर रखा है, तो उसके अंदर जो चार्ज पड़ा है उसको चार्ज इनक्लोज बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखो कितनी आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface is equal to, बस सिंपल सी चीज बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा। आपने एक चीज और देखी होगी, ऐसी ऐसी सी चीज देखी थी हमने, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये गोस फ्लो में देख, सॉरी वहां पे देखी होगी कूलॉम फ्लो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R2 देखा था इस तरीके का प्राणी। हाँ जी देखा था, बड़ा ही खतरनाक वैल्यू लिखता है 8.85 into 10⁻⁻12। याद ही नहीं होती, हो जाएगी 2-4 बार लिख के देखा। तो एक फिजिक्स में राइटिंग ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप किसी टॉपिक को 2-3 बार समझ के लिख लेते हो, ये नहीं बेटा कि वो ऐसे चित्र भी बना देते हैं ना मूंगली वाला, वो ये तो पिस्टल बन गई ऐसे। मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, तो इस तरीके का वो ये वाला नहीं बनाना, बस समझ के हर पॉइंट का मतलब तब आप लिख के देखो। एक बार इसे समझ के लिखो, फिर दूसरी बार खुद से, तीसरी बार खुद से। गारंटी देता हूँ फिजिक्स तो क्या उर्दू भी नहीं रुकेगी। आई मीन हमारे लिए तो उर्दू मुश्किल है, कोई भी लैंग्वेज है वो मुश्किल नहीं रहेगी आपकी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू, इसका 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed by it। क्लियर है? यानी कि मैथमेटिकली मैं लिखता हूं, लिखते जाओ गाते जाओ, फिजिक्स को तुम पढ़ाते जाओ। वाह वाह, हम तो संगीतकार भी हो गए। चार्ज इनक्लोज यानी कि आपको ये ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है, बट बुक्स में ऐसे मिलेगी Q/ε0। आप ये भी पढ़ सकते हो, बट हम ये पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे भाई मेरी मर्जी, मेरा क्लास, मेरा बोर्ड, मेरे बच्चे, आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट हुए, तो अपनी मर्जी से तो कोई टीचर पढ़ा ही देगा। ऐसे नहीं कि मैं आप पे थोप रहा हूं, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। सॉरी। तो ये थी बेटा गोस्ट थ्योरम। बताओ कौन सी बड़ी रामायण है? एक ये चीज देखनी थी, ये बस। अब आ जाओगे, अभी ये वो चीज है कि गीता का उपदेश दिया जाएगा आपको, फिर आगे एप्लीकेशन में इस गोस्ट थ्योरम का युद्ध करेंगे। पहले जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि वो ऐसे ऐसे अपना धर्म है, धर्म का पालन करो, आप युद्ध करो, तो फिर अर्जुन नहीं माना, उसको प्रूफ की जरूरत पड़ी, क्यों लड़े? तो हम प्रूफ दे रहे हैं।
तो प्रूफ आपको सिंपली क्या देना है, देखो हमने ये देखा बेटा, एक चीज छोड़ एक उसको मॉडिफाई करो गॉस थ्योरम को, क्योंकि बच्चे फ्लक्स को इस साइड भी लिख लें और दूसरा क्या बच गया, तो हम इस स्टेप पे बेसिकली काम करेंगे, इस साइड पे और इस पे। तो ये हमारा मेन प्रोसेस है कि फ्लक्स की डेफिनेशन वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों पे काम करेंगे। अब प्रूफ काफी आसान है। मैथ में आप सिंपली प्रूव करते हो, 10th क्लास में देखो खूब करते थे, वो थ्योरम आती थी ट्रायंगल वाली, उसके बाद सर्कल वाली, वो मैं कभी नहीं आई। मैथ से तो नाता ही टूट गया था, इतना भयंकर सब्जेक्ट था, कभी पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। तो उसमें चीज क्या होती थी, पर वहां एक बड़ा फायदा होता था, वो बहुत सारी बातें देता था तो हम उसको लिखते थे गिवन दैट, बड़ा सुंदर सुंदर, ए ट्रायंगल इज गिवन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल इज गिवन। एक साथ में ट्रायंगल भी बनाते थे, हमें पता चाहे हो ना हो कौन सी क्या है ना, ABC, दूसरी भी बना दी, उसमें एंगल A इज गिवन एंगल P ऐसे। फिर आगे लिखते थे वी हैव टू प्रूव दैट, भी जो पूछा उसको भी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देते थे। और फिर लास्ट में बीच में पता नहीं क्या पूछेगा, और लास्ट में वो जो लाइन प्रूफ वाली है ये दोबारा बीच वाली यहाँ लिख के और लिख देते थे हैंड प्रूफ। कितनी चतुराई वाला काम करते थे, जैसे हमसे स्मार्ट कोई है ही, और नंबर भी मिल जाते थे। क्लियर है? तो वहां एक बात सीखने को मिलती थी, या एक कंसेप्ट वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में आता था, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैं चीज समझा रहा था ताकि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से इधर वाली कुछ वैल्यू प्रूव करने के लिए दे देता था। तो वहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते थे, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते थे। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, गॉस थ्योरम मुश्किल नहीं है, हमें बेसिक नहीं पता कि करना क्या है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में दो ही बात बता रहा हूं, देखो प्रूफ में तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट में प्रूव करनी है, राइट के इक्वल, और एप्लीकेशन में एक बार लेफ्ट सोल्व करनी है, एक बार राइट, और दोनों को बराबर रखते रिजल्ट आ जाएगा। इससे तीसरा काम आपको करना ही नहीं है। बाकी पता नहीं कितना मुश्किल टॉपिक बना रखा टीचर्स ने। देखो भैया वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमने एक मान लिया, क्या मान लिया, स्फीयर मान लिया। क्या मान लिया बेटा, स्फीयर। और यहां सेंटर पे चार्ज रख दिया, क्यों, जस्ट एक सेकंड के लिए रुके। तो देखो बेटा, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, एक चीज हो, किसी भी टॉपिक की आप ये कंसीडर वाली चीज लिखना ना भूलें, ये भी आपको वैसे ही नंबर दिलाते जैसे हम गिवन दैट करके लिखते हैं, बिल्कुल आसान चीज होती है। हमने स्फीयर मान लिया, क्यों, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये है। अब एक चीज आप पे P पॉइंट लो, अब देखो बेटा, एक चीज है कि यहाँ पे हमने एरिया सेलेक्ट करना है और उस एरिया पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये P पॉइंट माना स्फीयर पे, और इसके अराउंड एक छोटा सा एरिया ले लिया, कितना, ds। क्लियर है? तो इस एरिया में जो वेक्टर बनेगा वो आप लोगों को क्या बनेगा, आउटवर्ड वेक्टर बताया था, और इस एरिया के नॉर्मल। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, तो एक चीज और लिखो, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट कौन सा है, ds, अराउंड
a point P on the surface of the sphere. क्योंकि बेटा आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, एरिया एलिमेंट फ्लक्स किस पे निकालो, किसी एरिया पे, तो एरिया हमारा कंसीडर करना जरूरी ना। फाई ई डॉट, अब स्मॉल एरिया है ना, पूरे स्फीयर पे तो नहीं, स्फीयर का अगर मैं देखूं तो उसमें मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है ये वाला, तो स्मॉल एरिया है तो एक फ्लक्स भी क्या होगी, स्मॉल, तो E डॉट ds। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है A डॉट B, A भी cos थीटा के इक्वल होता है, यस और नो, तो मैं आप लोगों से आंसर की उम्मीद करूंगा कि यस, क्लियर है। अब एक चीज पे और निकल के आओ, जस्ट एक सेकंड के लिए, यहां पे ये ds वेक्टर है, अगर मैं n कैप की बात करूं तो n कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्या पता है इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यस और नो, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि n कैप हम क्या ले। अब बेटा एक चीज देखें आप लोग, वो क्या कि E ds और cos थीटा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने देख रखी है, मैं बता देता हूं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ बाहर की तरफ हो, कहां होंगे, आउटवर्ड, तो ये पॉइंट भी बाहर है, तो इसकी इंटेंसिटी कहां चलेगी, यहां। चीज समझ आए, दो ही चीजें देखनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और उसका एरिया वेक्टर का, तो यहाँ पे थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या निकल के आया, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो E into ds बच गया, क्लियर है। अब नाउ अब मैं क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, थ्रू कंप्लीट एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के पूरे एरिया से इंच, तो फिर कितनी आ जाती थी बेटा, उसके लिए हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है, यानी E डॉट ds का पूरे का इंटीग्रेशन। और एक चीज यहाँ मैं उस इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए क्लोज वर्ड यूज करूंगा, ये सर्कल लगाया है, यूज्ड टू शो इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड, क्लोज को ऐसे घेरे से बंद करते हैं ना, क्लोज सरफेस, तो आपको हर चीज का मीनिंग भी बताया जाएगा, डोंट टेक टेंशन, टेंशन को पेंशन देने का लेने का नहीं है। अब आ जाइए मेरे, ये हो गया बेटा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा है कि इस चार्ज की यहाँ पे इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूं, अब हम अपने रिजल्ट पे बस पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंच ही गए हैं। सो फ्लक्स Q by 4 pi epsilon naught r square into ds। Q भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये रेडियस भी कांस्टेंट है। आप स्फीयर को लंबा छोटा तो नहीं कर रहे यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट, तो इन सभी को बाहर निकालना। आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है
कि जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो कांस्टेंट वाली चीजों को बाहर ले लेते हैं। क्लियर है? अब ये एरिया किसका बचा? हमने ये ds एरिया पूरे का इंटीग्रेट कर दिया, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर। तो कितना होता है बताओ जरा? 4 पाई हाफ स्फीयर का पता है? जिसने नहीं पढ़ा तो बेटा मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप वापस 9th 10th में जाके बुक उठा के दोबारा से पढ़ना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कितना अच्छा काम हुआ, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्लक्स यानी कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। लास्ट में बड़ा सुंदर सा वर्ड हेंस ट्रू। तो यहां तक हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ था बेटा। एक चीज आप पीछे जाके लिख लें, ये जो प्रूफ है वो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। अब बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। अब इसका सेकंड प्रूफ भी ले लेता है। पहले एक नोट पे आ जाओ वापिस। एच हमने पढ़ा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस सरफेस के अंदर Q1, Q2, Q3, Qn चार्ज रखूं तो फ्लक्स कितनी होगी? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इसके अंदर कितना चार्ज है? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। और ये चार्ज कोई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है। दूसरा, इस रिजल्ट को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एप्सिलॉन नॉट सभी के नीचे आ जाएगा। अरे मैथ का इतना ज्ञान तो अब से ही हो गया कि हर क्वांटिटी के डिवीजन में आ जाता है। ये किसकी फ्लक्स थी? फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये लास्ट। क्लियर है? तो ये हमारे पास निकल के आएगा, यानी टोटल फ्लक्स is equal to sum of individual flux। जो और इंडिविजुअल फ्लक्स है चार्जेस की, उन सभी का सम। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, अगर इस सरफेस में ये है जिसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, तो यहां पे जो फ्लक्स आएगी, तो इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना? 0। तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या? अगर एक सरफेस का टोटल चार्ज 0 है, और एक पॉइंट और बड़ा अच्छा निकल के आया बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट।
नॉर्मली चार्ज की बात हो रही है तो उसके टोटल चार्ज की बात होती है। इसी सिचुएशन को अगर मैं ये बोल दूं एक में प्लस क्यू चार्ज है इसी सरफेस में, इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टोटल जो चार्ज इंक्लोज है वो कितना हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो इस सरफेस की फ्लक्स भी क्या होगी, 0। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से चार्ज, उन सभी का जो चार्ज इंक्लोज है टोटल है, कौन सा है ये, उन सभी का टोटल। क्लियर है। तीसरी बात, अभी चले हैं तो चल भी पड़े, सीख भी में। अगर इस तरीके से चार्ज दे रखा है तो यहां पे फ्लक्स क्या होगी, वो अब आपको हेल्प देगा ये वाला कंसेप्ट कि इस वाले सरफेस में आपको वही चार्ज लेने हैं जो उसके अंदर इंक्लोज हैं। यहां पे Q3 does not contribute, ये वो खिलाड़ी है, फिर कहोगे सर आप महाभारत के फैन हो गए हो, ये हमें कर्ण का एग्जांपल दे रहा है जिसे स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि जब तक पितामह भीष्म रहेंगे और द्रोण जैसे योद्धा रहेंगे युद्ध नहीं कर सकता। तो इसका युद्ध में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, डज नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स। तो पढ़ाई फिजिक्स का ज्ञान ऊपर से महाभारत का ज्ञान, कितना कुछ लूट रहे हो तुम, वाह। लेते रहो, गरीबों से हम बांटते रहेंगे। आगे चले बेटा, तो ये था कुछ एक पॉइंट्स। अब बोर थ्योरम की एक सिंपल वेरिफिकेशन भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, टॉपिक में भी वही करवाऊंगा जो हमारे एनसीईआरटी में है बोर्ड के हिसाब से, अभी कंपटीशन पे नहीं जा रहे। तो उसमें ये है कि अगर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो तो प्रूव करोगे फ्लक्स 0 आएगा, यस और नो। तो यही हमें प्रूव करना है और ये टॉपिक हमें बहुत कुछ सिखाएगा। सिंपल वेरिफिकेशन, सिंपल चीजें ज्यादा गंभीर बात सिखाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सिंपल वेरिफिकेशन और प्रूफ, यहां पे लिख लीजिए कि समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, या ऐसे लिखो, if a surface does not include any charge, then its flux is 0। ये प्रूव करना है। तो अब हम इस बात का मतलब है जो वो प्रूव करने वाले, क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले। कंसीडर सिलेंड्रिकल, और एक चीज और बेटा, एक आपको एक वर्ड बता देता हूं, नया निकल के आएगा। गॉस थ्योरम है तो यहाँ पे जो सरफेस है जिसपे हम काम करते हैं उसको एक नाम दिया है गॉसियन, गॉस के नाम पे रख दिया गॉसियन सरफेस। कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विच placed in an external
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको किस में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इट डज नॉट इंक्लोज इन एनी चार्ज, ये अपने अंदर किसी चार्ज को इंक्लोज नहीं करता। ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं एज्यूम कि ये एक गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल, और इसको इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो क्या बात कर रहे हो, ये दिखानी कितनी दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यस और नो। अब हमें इस चीज का प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए मैं क्या लेना था भाई, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैं E डॉट ds निकालना और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देगा। क्लियर है? तो ना लेफ्ट हैंड साइड देखो बिल्कुल बारीकी से पूरे सरफेस की फ्लक्स निकालनी है। ये पूरा गॉसियन सरफेस है, ये क्या हमारे पास गॉसियन सरफेस। जैसे कि मैं एक सिलेंडर मान के चलता हूं, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये इसका थोड़ा मैग्नीफाइड कर। अब इसमें आप बेसिकली देखो जो तीन सरफेस होते हैं, एक तो ये कर्व वाला, एक नीचे वाला स्फीयर और एक नीचे वाला इधर वाला। तो कितने सरफेस हुए, तीन। तो मैं तीनों की फ्लक्स निकालूं, क्या करना है, तीनों की फ्लक्स निकालना। तो ये टोटल फ्लक्स जो आएगी वो E डॉट ds फर्स्ट प्लस E डॉट, और ये भी इंक्लोज रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ds सेकेंड और फर्स्ट, मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। ये पूरा जो कर्व है वो क्या है, सेकंड, और ये वाला मेरा क्या होगा, क्लियर। अब अगला काम, A डॉट B क्या होता था, A B cos थीटा। तो मुझे तीनों के सरफेस वेक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, सरफेस वेक्टर। अब एक चीज और बेटा, फर्स्ट है तो मैं इसका सरफेस एरिया ds1 से दिखा लेता हूं, सेकंड का ds2 से, और थर्ड का ds3। क्लियर है? अब मैं इस पूरे हिस्से पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, और अब मुझे ये बताओ, ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है, तो इसका फ्लक्स निकालना, तो इसका छोटा एलिमेंट लेना है, यानी इस पे एरिया वेक्टर बनाना है। तो एरिया वेक्टर ने क्या बोला था, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे, वो अंदर की तरफ लेना है या बाहर की तरफ, तो आंसर होता था कि सर बाहर की तरफ। तो ये वाला, तो इसका जो फर्स्ट एरिया वेक्टर है वो, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए डिफरेंट कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। ds दूसरे पे आ जाओ, इस पूरे सरफेस पे, इस वाले पे कहीं पे भी नॉर्मल एक वेक्टर निकाल दो। हमने ये निकाल लिया और इसको बोल दिया ds2। क्लियर है? तीसरा, ये सरफेस है, इसमें अंदर की तरफ तो नहीं, लेकिन इसमें कहां की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारा ds। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया बेटा कि आपको एरिया कौन कौन सा लेना है, जिस पे फ्लक्स निकालनी है, तो बस काम बन गया, एप्लीकेशन तो हो ही गई खत्म। समझो, E डॉट ds फर्स्ट का है, तो E और ds1 में एंगल देखना बच गया। ds1 किस तरफ है, इस तरफ, और E कहां है, ये E की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। E
उस साइड है, तो दोनों में कितना होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तू उधर चला मैं इधर चला, तो एंगल बन जाता है ऐसी सिचुएशन में 180 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब इसमें ये ऊपर चला ये इधर चला, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, ये भी उधर चला ये भी उधर चला, तो यहाँ पे दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दोनों साथ साथ चले तो चीजें E डॉट ds के हिसाब से एंगल 0 डिग्री। तो फर्स्ट में EDS को 180 डिग्री प्लस DS1 DS2 पे cos 90 डिग्री प्लस थर्ड में EDS3 cos 0 डिग्री। अब आपने एक चीज पढ़ रखी, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 180 की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है +1। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म तो खत्म हो गई, जस्ट बचा क्या, E डॉट ds1। अब मुझे 1 2 की लिखने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, पूरे एरिया को दिखा रहा हूं। प्लस सॉरी ये माइनस और ये, अब मुझे ये बताओ, क्या एक सिलेंडर था और एक सिलेंडर के दोनों बेस एरिया, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होते हैं, उनका एरिया सेम आता है। तो ds1 इज इक्वल टू ds3, एरिया ऑफ बेस ऑफ टू सेम सिलेंडर, सेम। तो यहां ये क्या कर देंगे, इन्होंने कर दिया सिलेंडर, तो इस एक को रिप्लेस कर दो, ds3 की जगह क्या रख दें, ds1 को रख दिया, तो ये खत्म होके क्या बचा, तो इट मींस E डॉट ds इज इक्वल टू 0। और हमें यही तो बात कर प्रूव करनी थी कि अगर एक सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड 0 डज नॉट इंक्लोज एनी चार्ज देन इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, तो हमारे पास प्रूफ निकल के आ गया। हेंस तो हो जाएगा बेटा, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। देखो आप लोगों का वो मिलेगा, आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में भी जा सकते हैं। पर कोशिश करूंगा बेटा कि एग्जाम के टाइम पे बच्चे इसको ढूंढते फिरेंगे तो उसको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में मिल जाए। तो अभी हमारा आधा काम शायद आज आप लोगों के लिए थोड़ा बुरा लगे, बट क्या करें, स्कूल में भी टीचर इसको 2-3 क्लास में करवाएगा, तो मैं इसको पूरी क्लास लंबी लेके जाऊंगा, 1 घंटा और लंबी चल सकती है। नहीं सर मारोगे क्या, अरे आप 2 बार बीच में रोक के देख लेना, क्यों चिंता कर रहे हो। अब आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक एक छोटा सा देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फ्रॉम गोस थ्योरम पूछ लिया जाता बोर्ड में। बेटा तब तक के लिए आप खा पी सकते हो अपनी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो ऐश करो एंजॉय लो। तब तक के लिए 1 सेकंड में भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अपनी क्लास में खाना पीना गाना सब अलाउड है, खाना करो एंजॉय करो, खाना खाओ गुलाटी लगाओ, बस पढ़ते रहो। डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ वेरी सिंपल चीज होने वाली है। देखो वही स्फीयर ले लेंगे हम,
जिसकी रेडियस r होगी, एक बार चेक भी कर। तो क्या कर लेते हैं बेटा, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at the center of a sphere of radius r। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। प्रूफ किसे करना है मुझे, बोस थ्योरम। तो सिंपल सी चीजें समझा करो बेटा, टॉपिक का रट्टा ना लगाओ। बोस कूलम्ब लॉ में पहुंचना है। कूलम्ब लॉ लोगों ने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो और बोस थ्योरम से आपको स्टार्ट करना, क्लियर है। तो चलो क्यों ना हम इसको सिंपल ही कर ले। एक काम करो, Q1 को प्लेस कर लो, चीजें सिंपल करो ना यार, तुम टेंशन ले रहे हो। जो आपको फॉर्मूला याद है वही रख लो भाई, ताकि एक तो आपके जान पहचान का मिल जाए तो ना हो। अकॉर्डिंग टू बोथ, अब फाइल को नहीं लिख रहे, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो। E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड किसके लिए अप्लाई किया इसने, स्फेरिकल सरफेस के लिए, फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब इसके अंदर एक क्लोज कितना है, Q1 बाई एप्सिलॉन, क्लियर है। अब अगली चीज पे पढ़ते हैं। बट एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यस और नो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया, चलो ये रिपीट ही करना है तो इस स्टेप को यहां ना लिखो, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये साइड सोल्व करनी है बेटा। अब हम प्रूफ नहीं कर रहे, साइड सोल्व कर रहे, तो E तो कांस्टेंट है, सॉरी पहले आप एंगल लिखे, E ds एक चीज। अब फिर वही करना पड़ेगा, सरफेस वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो cos 0 डिग्री Q1 बाई एप्सिलॉन, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, E कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। ये क्या है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस कितना होता है बताएं मुझे। सर अभी हमने तो इतना पढ़ा कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो E कितना आ गया, Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर। बात सर बहुत करीब पहुंच गए, बस ये बच गया, ठीक है। तो एक स्टेप आपको याद रखना है, इफ वी प्लेस या लेट वी प्लेस ए चार्ज Q2 at point P, then force on Q2 is, बेटा जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुंच गया
ये पी पॉइंट पे आ गया है। Q1 by 4 pi epsilon नॉट आपने पढ़ा भी था, किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे इतना होता है, तो ये उसकी डेरिवेशन यहाँ से भी निकल के आ रही है। तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या निकल के आया, चार्ज कितना Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला, तो रख दो Q2, ये हमने वैल्यू रख दी। यूजिंग, इसको मैं 1 बोल लेता हूं, यस और नो। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया बेटा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square। This is Coulombs। तो आप बताओ मुझे कितना मुश्किल था ये। फिर से कहता हूं, टॉपिक का पीक पकड़ा करो बेटा कि कौन से स्टेप करने हैं। इस टॉपिक को आप रट्टा मत लगाओ। देखो क्या करना है, डेरिवेशन हो गई। पहली बात याद रखो, इस फॉर्मूले में पहुंचना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो स्टेप क्या क्या बने, गॉस थ्योरम को सोल्व किया हमने, जैसे नॉर्मली साइड करते इधर देखेंगे ई डॉट ds को सोल्व करेंगे, इधर चार्ज इनक्लोज को सोल्व करेंगे और सोल्व करके ई की वैल्यू निकालेंगे। ये स्टेप काफी यूजफुल होने वाला है, इसको इस साइड, इसको इस साइड। फिर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा याद रखना कि एक चार्ज रख के और उनके बीच के फोर्स का फॉर्मूला लगा, खत्म। तो दो ही काम किए, गॉस थ्योरम सोल्व की और F इज इक्वल टू QE का यूज किया। तो ऐसे आप पॉइंट याद करो, ना कि पूरा टॉपिक का रटा रखो, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। क्लियर है? जैसे आपको हिंट के लिए अब इस पूरे टॉपिक में रफ में लिख लो, फर्स्ट सोल्व गॉस थ्योरम, सेकंड यूज F इज इक्वल टू QE। शायद पूरे टॉपिक की बजाय ये याद करना काफी इजी होता है, और ये चीजें में टाइम की कीमत आपको बोर्ड के टाइम में पता चलेगी। जब पेपर होता है तो फिजिक्स का सिलेबस इतना लेंथी होता है कि आप भूल जाओ कवर कर पाओगे। जब तक आप पूरे साल उस सिलेबस को 5 बार 7 बार नहीं रिवाइज कर लेते, तब तक काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हेल्पफुल है, और रिवाइज ये भी नहीं पूरा पढ़ा जाए, एक इफेक्टिव वे में। अगर मैं पढ़ने चलूं तो 1 घंटे में 1-2 चैप्टर 15-20 घंटे पूरी फिजिक्स में से निकल जाओ। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो बाकी का काम स्टार्ट करें। तो बेटा अब हमारा जो है असली युद्ध स्टार्ट होता है। तो भी विज्ञान वगैरह सारा प्राप्त कर लिया है, अब आएंगे इसकी एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक, शॉर्ट में लिख दो काम चल जाएगा, फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकता है। पता नहीं कितने नाम देगा आपको गुमराह करने के लिए। तो टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू, किसकी वजह से, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, वाह वही फीलिंग आ गई, परम प्रतापी शिरोपुरमणि, इसी तरीके से जैसे महाभारत में करते थे, यशस्वी महाराज भरत के पौत्र, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग, uniformly charged, infinitely long uniformly charged
स्ट्रेट वायर पधार रहे हैं, पदार्थ नहीं रहे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, आप भी कहां भटक रहे हो। तो ये हो गया बेटा मेनली ध्यान आपको ये याद रखो स्ट्रेट वायर का निकालना खत्म। आखिर में तो के वही अर्जुन ठीक है या तो धृतराष्ट्र, तुम फाइनल नाम याद रखो, बाकी की जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो मैं पहले आपको समझा देता हूं, क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग मान लूं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी, तो आपको एक चीज तो माइंड में याद रखनी है कि जब इंफिनिटी की बात होगी तो इसकी इतनी ज्यादा लेंथ हो जाएगी कि सॉरी जो हमारे पास चीज निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस, अगर मैं यहां बात करूं 1 मीटर इस तरफ या 1 मीटर ऊपर या 1 मीटर नीचे या 1 मीटर, ये है स्ट्रेट वायर, तो इसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल चलेगी। हर तरफ 1 मीटर डिस्टेंस पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। क्या जाएगा? इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसा होगा बेटा हमारे पास, अगर मैं इसका फील्ड पैटर्न ड्रॉ करूं तो सिलेंड्रिकल होगा। टोटल क्या बनेगा? बड़ा सा सिलेंडर बनता चला जाएगा। पर अगर मैं केस में आपको ये बोलूं कि मुझे यहां से 1 मीटर या हाफ मीटर डिस्टेंस पे से एक पॉइंट ये है, फिर ये, तो एक पर्टिकुलर रीजन में मुझे क्या मिलेगा? पर्टिकुलर पॉइंट पे स्फेरिकल सिमेट्री मिलेगी। कैसी मिलेगी? स्फीयर बनता हुआ एक पॉइंट, यानी आप बहुत सारे स्फीयर पे पॉइंट लो जो 1 मीटर रेडियस पे है, तो चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इधर डॉटेड दिखा दिया हमने फाइनाइट, तो ये क्या हो गई? तो कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइटली, देखो नाम तो वही से याद होगा, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर हैविंग, अब वायर है बेटा, तो वायर पे जो चार्ज होता है वो उसकी लाइन के अलोंग एडजस्ट होता है, तो उसके बाद जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्लियर है? तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब लेट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, जो कितने डिस्टेंस पे है, विच इज एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है? वायर से R डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा? R डिस्टेंस। तो ये चीज होगी क्लियर। छोटा थोड़ा सा नजदीक बना लो, आगे डायग्राम में जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको आप चाहे बॉक्स में बंद कर लेना, विल हैव रेडियल सिमेट्री, यानी रेडियस के अलोंग सिमेट्रिक होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होगी।
अब मैं इस पॉइंट को रब कर देता हूं। अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि वो होगी कितनी। तो पहला काम है हमारा, अब आगे जो भी काम करेंगे हम अपनी तरफ से एक सरफेस मान के चलेंगे, ठीक है। और उस सरफेस पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उस सरफेस में चार्ज इनक्लोज कितना वो देखेंगे। तो उस सरफेस का नाम क्या है, हमने पहले भी बताया था, गॉसियन सरफेस। कंसीडर, अब वो सरफेस हो रहे, समझ लीजिए सरफेस आपको जो बॉडी दे रखी है उसकी शेप के हिसाब से समझना। ये सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अगर हमारे पास कोई प्लेट है या इस टाइप का है तो इसका भी कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, बॉडी की शेप के हिसाब से डिसाइड होगा। कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब अगली बात, वो सरफेस आपको वहां पे लेना है जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो थ्रू पॉइंट P as shown in diagram, as shown in figure। तो ये हो गया बेटा अति उत्तम, अति उत्तम भाई, अति उत्तम। अब सरफेस ले लेते हैं। यहां पे आप एक सिलेंडर बना लो, तो ये हो गया भाई, क्लियर है। वो जरूरी, क्योंकि वायर तो इंफिनिटी तक है, बीच में एक टुकड़े पे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस। अब पिक्चर थोड़ी सी स्लो होने वाली है बेटा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आना जरूरी है। तो मैं चीजें थोड़ा सा सीरियस वे में समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है, नाउ according to Gauss theorem, we know that, इतना भी नो दैट की जरूरत नहीं है, phi E dot ds is equal to charge enclosed by epsilon। क्लियर है। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलूंगा, इसको राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कैलकुलेट करना, फ्लक्स कैलकुलेट करनी है E डॉट ds वाले फॉर्मूले। तो यहाँ कितने सरफेस बने, तो सरफेस मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन सरफेस होंगे। क्लियर है। तो मेरे पास तीनों सरफेस का रिजल्ट निकल के आ गया। ये हो गया इसका आउटवर्ड ds1, ये इसका आउटवर्ड हो गया ds2 और ये इसका आउटवर्ड वेक्टर ds3। यहां तक क्लियर। अब अगला काम बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कैसा निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने पढ़ा था कि जब एक वायर होगी तो ये 3D में है, तो अगर मैं जस्ट इसको प्लेन में मानूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और इसमें ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता हो गया कि किस तरफ होगा, वायर से बाहर की तरफ। कहां होगा, वायर से बाहर की तरफ होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक। समझ आया बेटा क्यों होता है, क्योंकि अंदर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी।
तो ये मैंने ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये पिक्चर आपको दिखाई, ऊपर और नीचे ऐसे। चीजें क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम निकालते हैं, मैं यहाँ पे इसी तरह लिख रहा हूँ E डॉट DS1 फर्स्ट की सेकंड की। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, होले होले हो जाएगा तैयार भैया आपका ये टॉपिक तैयार, होले होले हो जाएगा बिल्कुल ये गोस्ट फॉर्म का टॉपिक अच्छे से तैयार। ज्यादा संगीत में और प्यार प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, घर वालों के ज्यादा आपको चिंतन मिलेंगे और अभी आपकी उम्र भी नहीं है, अभी फोकस डालो बेटा। एक चीज और एक पॉइंट बोल देता हूँ, ये 12th की उम्र अभी तो नहीं, आप लोगों की ऐसी आती है भटकने की। जीवन में चीजें सही होती हैं आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग सही, पर कम से कम आप अपनी लाइफ में इतनी जिम्मेवारी रखें कि कोई आपका फायदा ना उठाए। गलत लोगों से, गलत इंसान से सभी को बचना चाहिए। तो एट लास्ट ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, अभी फिजिक्स पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आप लोगों का फायदा उठाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से फ्रेंड सर्कल या किसी भी तरीके से, कोई आपके पैसे का, कोई आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाएगा, लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आपको ऐसे फ्रेंड से, चाहे बॉयज या गर्ल्स से, बच के रहना है। तो एट लास्ट वापस यहीं पे आते हैं, EDS3 तो EDS1 एंगल देखो बेटा कितना है, E यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा 1 लिख लो, इसको थीटा 2 लिख लो और यहाँ लिख लेंगे थीटा। इसका एंगल 0 डिग्री और यहाँ एंगल कितना है, ये ऊपर ये यहाँ 90 डिग्री। तो cos 0 फर्स्ट में बना 91, EDS2 cos 0 डिग्री प्लस EDS3 cos 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये चीज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 बताएं, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 0, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, बच गया E डॉट DS2, E बाहर DS2। तो अगर देखा जाए तो जो DS2 एरिया है हमारा, क्या सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया नहीं है बेटा, कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया। तो E इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? एक चीज और बेटा, यहाँ पे आप एक वर्ड को ऐड करो, ऑफ लेंथ L। कितनी लेंथ का है सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है L। अब आ जाओ यहां से, इसको खत्म करते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या निकल के आ रही है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r इंटू 5। और जो सिलेंडर को आप डेटा गिरा देते हो, डेटा देते हो, तो ये हाइट थी, तो ये उसकी लेंथ बन जाती है, कोई खास नहीं है, बेसिकली हाइट ही लेनी है, तो 2 पाई r l। क्लियर है? अब सोल्व करो राइट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है?
अब इसकी डेंसिटी लैम्डा है तो चार्ज इनक्लोज कैसे निकालोगे, बट लैम्डा आप लोगों ने पढ़ रखा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो क्यू किसके इक्वल है लैम्डा इनटू एल, तो ये हमारा क्यू ही तो चार्ज इनक्लोज के इक्वल होता है। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, चार्ज इनक्लोज की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है बेटा। नाउ फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या निकल के आया बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड में E 2 पाई आर एल, और इधर क्या निकल के आया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे ये उड़ा दिया, इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है बेटा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये था बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से समझना। अब एक बात बेटा, आप एग्जाम में जब बोर्ड के पिछले क्वेश्चन उठा के देखो तो ये टॉपिक तो पूछता ही पूछता, और सीबीएसई वाले बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों का आता है एक नंबर काटने की हरदम फिराक में रहते हैं कि कैसे नंबर उड़ाया जाए, पर हम आपका नंबर नहीं कटने देंगे। वो पॉइंट क्या क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। ये रिजल्ट देख रहे हो तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि E is inversely proportional to R, यानी कि पॉइंट वायर से जितना दूर होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, तो लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट smaller will be its electric field intensity। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ अगर पॉइंट वायर से एक दूर है एक नजदीक है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपके सामने आंसर प्रेजेंट है। दूसरा, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो E क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, कहां है रेडियली आउटवर्ड। और अगर लैम्डा गलती से कोई नेगेटिव चार्ज भी तो प्रेजेंट हो सकता है इस वायर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी नेगेटिव, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं या स्टार बोल लो, J स्टार। ओ मैंने कहते ना 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 फिजिक्स, अरे बाबा ना ना, आज से बेटा आप कहोगे फिजिक्स, हाँ 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 हाँ। तो रेडियली यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो रेडियली इनवर्ड, तो पूछ सकता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो अंदर की तरफ हो जाएंगी, और आपने देखा भी होगा कि अगर एक वायर पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ की होती है। तो सारी चीजें आपके सामने विद प्रूफ आ रही हैं, आप पढ़ पा रहे हो कि ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड का आप ब्रेक लें, मैं तब तक रब कर देता हूं। अरे ओ सांभा थक गई क्या, नहीं सरकार, तो फिर पढ़ो पढ़ो, ये क्या बता रहा है। अगर आपसे इसका ग्राफ पूछ ले कि R के साथ ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R का, जैसे जैसे ब्रेक लग गया हो कार मींस वैल्यू इज डिक्रीज, तो ग्राफ पूछ लिया R का, जैसे ब्रेक लग गया हो कार का। तो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट एप्लीकेशन वेरी डिटेल्ड आप लोगों के सामने खत्म होता हुआ। अब आएंगे हमारे नए बैट्समैन
ये भी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़े विध्वंसक, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, और ये स्फेरिकल सेल कैसी है? चार्ट असाइनमेंट बना के डाल रखा बेटा मैंने चैनल पे, अब वहां देखना कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार्ज स्फेरिकल सेल, पहले तो हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल कैसे है। मान लो एक मेटल का स्फीयर है और अंदर से खाली है, जैसे हमारी प्लास्टिक की बॉल होती थी, बच्चों को खेलने की होती है, अगर मेटल की बना दी जाए तो चार्ज दे सकते हैं, तो स्फेरिकल सेल होगा। दूसरा, एक बैलून भी इसका एग्जांपल है, लाइक बैलून। तो तीन जगह पूछेगा बेटा। हमने एक स्फेरिकल सेल ले ली तो ले ली, वही हमारी मर्जी। अपना चैनल, अपना फिजिक्स अड्डा हमने ले ली, जिसकी रेडियस हमने आर ले ली। तो कंसीडर a spherical cell of radius r and let and having charge q on its surface। सरफेस पे क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये बेटा हमने कंसीडरेशन लिया। तो फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ई से लिख रहा हूं बेटा, बार बार नहीं लिखेंगे। ई एट ए पॉइंट outside the spherical cell तो consider a point P at a distance small r, यहां पे लिख लो आउटसाइड द सेल। तो हमने ये पॉइंट ले लिया बेटा P, जो कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस। क्लियर है? तो यहां तक हम पहुंच गए। अब अगला काम मैंने बताया था, जो पॉइंट लिया वही वहां पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाना है, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। बॉडी की शेप देखते हुए हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो कंसीडर a Gaussian surface through point P। तो कैसा है ये? Spherical। Now, according to Gauss theorem, लगाते रहो, THEOREM, यही होगी। बोल गए आपको माफी चाहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ पार्टी करेंगे। कहाँ लॉकडाउन में पार्टी, सब तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, अब स्टार्ट वही प्रोसीजर का। लेफ्ट हैंड साइड
ई डॉट ds, आसानी हो गई, एक ही टाइप का सरफेस है। तो क्या करना है, वही काम करेंगे इस चार्ज पे। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताओ कहां होगा। भाई ऐसे चार्ज पड़ा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया भाई। ये सरफेस वेक्टर ds बन गई बात। कोस एंगल कितना है, e और ds में देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोस 0 हमारा 1 होता है। तो अब हमारा स्कोर होने को है जस्ट e डॉट ds। ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ, कैसा सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल है सर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो बताओ कितना होता है हमें कि सर 4 पाई रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस है r, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ राइट हैंड साइड क्या कहती है कि फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर के अंदर देखो कितना चार्ज है, कि सर सारा का सारा चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही अच्छी बात होगी सर, E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अमानुल्लाह बिस्मिल्लाह, पता नहीं तो भी है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगली बात देखिए, कितनी गंभीर है भाई और बहन। कितना आप लोगों के साथ एग्जामिनर कई बारी खिलवाड़ करता है। वो खिलवाड़ क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, और साथ ही साथ आप ये बताएं कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो इक्वल है किसके, जब एक चार्ज को उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे रख दिया जाए। तो क्या अगर एक चार्ज स्फीयर पे ना होके उसके सेंटर पे रख दूं और पॉइंट से डिस्टेंस में उतना ही रखूं, तो क्या अब भी मेरा रिजल्ट क्यू से यहाँ पे इंटेंसिटी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर नहीं जाएगी भाई और बहनों। मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, तो आंसर होगा बिल्कुल सही। तो आंसर क्या बनेगा, दिस इज सेम एज, दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिखो, at point P due to a point charge placed at center of cell। तो ये रिजल्ट इसके बराबर है, क्योंकि यहां से भी रिजल्ट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के आने वाला बालक और बालिका। तो अब आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बेटा जी हम जो काम कर रहे हैं वो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके कर रहे हैं, और आई स्वेयर, वाह, अगर आप नियत और मेहनत के साथ करोगे तो ये टारगेट दूर नहीं है, 2 नंबर
राइटिंग के भी मिलेंगे इसके छोर, ऐसा कुछ नहीं होगा। 99.5 तक बोर्ड देता है तो वहां तक तो ट्राई करो, 90 प्लस चले जाओगे वो भी अच्छी बात है कुछ बच्चे। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। तो इसमें इतनी लंबी बात हमसे पूछी जाती है, क्लियर है। अब मैं इसको इधर वाले को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा यानी बचत कर लूं, चीटिंग कर लेते हैं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बार मजा आ गया। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना बड़ा लिखो एट ए पॉइंट ऑन सरफेस। अगर एक पॉइंट को सरफेस पे ले लिया जाए, यानी ये पॉइंट यहां प्रेजेंट हो, तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, देन जो गॉसियन सरफेस है will lies on surface। आपको डायग्राम नहीं बनाना, एंड r इज इक्वल टू r, तो सिंपली जो E का फॉर्मूला आएगा ये हमारी इक्वेशन स्टार है, बिल्कुल स्टार इक्वेशन है भाई। इक्वेशन स्टार इंप्लाइज इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा किस पे आ गया बेटा, सरफेस। एक चीज और आपको ये फॉर्मूले याद भी रखने हैं, अब थोड़ा सा काम आप लोगों का बढ़ जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल भी बना सकता है इसको, क्लियर बेटा जी। अब आ जाओ इसका थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। अब हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं, मिटा दें नामो निशान। ये मैंने इसको बड़ा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हमारा जो चित्र है अच्छा बन जाए। इतना भी अच्छा ना बनाए कि आपके पेज का फटके अच्छा बन जाए, तो उसके यानी कि चिथड़े बन जाए। तो यहाँ पे आ जाओ, हमने एक पॉइंट अभी नहीं, इसकी रेडियस है। अब आपको पॉइंट लेना है अंदर, क्यों बना रहे हो सर हमको अंदर, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल। आपको पूरा लिखना है, कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थ्रू दिस पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट स्फेरिकल सरफेस ले लिया गॉसियन। ये हमारा गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लियर है। अब आ जाए बेटा जी, मेरे को बताएं एक बात, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहां की तरफ होगी, कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ये E और ये हमारा ds वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट काम लेफ्ट हैंड साइड E डॉट ds, दोनों में एंगल कितना होगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा। तो ये काम चल गया, एरिया गॉसियन सरफेस। अब भी एक रिजल्ट है 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा भाई। अब रेडियस छोटी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इनसाइड में r की वैल्यू कम हो जाएगी, और मैथमेटिक्स तो वही रहेगा। अब इसमें बदलाव आएगा, चार्ज इनक्लोज्ड। क्या एक चीज देखो, इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है,
आंसर होगा नहीं, सारा चार्ज इससे बाहर प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे चार्ज इंक्लूड कितना है अंदर वाले केस में 0। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब लिखोगे तो 0। तो ई क्या आ जाएगा कि सर ई का तो सत्यानाश खत्म हो गया, ई इनसाइड 0 ही हो गया। तो यहाँ फिर वही बात देखने को मिली, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर और नोट? यस। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल का ज्ञान, जिससे हमें कूट के नॉलेज प्राप्त हुई, भरपूर नॉलेज जिसमें कूट के भरी हुई थी। एग्जामिनर फिर पीछा नहीं छोड़ेगा, कहेगा ग्राफ और बनाओ, सर क्यों बच्चों की जान ले रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी